क्या चलिए देखो चेष्टा बात हुआ था कहाँ तक? आंतरिक प्रतिरोध तक ना, आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही थी। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर। और ये किसके वजह से उत्पन्न होता है? ये किन बातों पर निर्भर करता है? बात अलग चीज हो जाता है। ये अधिकतर हमें दिखता है कि जब सेल के अंदर, ये सेल है आपका, विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया गया इसमें, ये दो आपके ग्रेफाइट के छड़, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर बात कर दिया जाए कि आंतरिक प्रतिरोध कहाँ उत्पन्न होता है, तो हम कहते हैं कि सेल के आंतरिक भाग में जब धारा का अवरोध किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्या? आंतरिक प्रतिरोध। बाहर रहेगा तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाएंगे। लेकिन जब किसी सेल के अंदर जब धारा का अवरोध किया जाता है तो उसको आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो आज की जो टॉपिक होगी वो हो जाएगा कि लिखना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए, बोलेंगे इस चीज़ को। कितना लिखा जाएगा बोर्ड पे? जो होगा उसको हम लिखवा देंगे, बाकी आप लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो उस दिन क्लास खत्म हुई होगी आप चेक करिएगा कि आंतरिक प्रतिरोध किसको कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब धारा अंदर किसी घोल के द्वारा जब आई में या धारा में अवरोध उत्पन्न होता है उसको आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। लिख लीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मीन्स आर निम्न बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, पहला लिखिएगा इसमें, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच, लिखिए, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये आपके ये दो ग्रेफाइट के जो छड़ हैं इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कि जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डी। कहता है कि अगर इनके बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो जब बीच की दूरी बढ़ाइएगा तो बीच में जो घोल है वो क्या हो जाएगा? घोल की डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो धारा को जो यहाँ से यहीं तक दूरी तय करना था अब वो क्या होगा? अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि दूरी को बढ़ाने की वजह से धारा का अवरोध क्या होता है? मीन्स दैट कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पहला कंडीशन क्लियर इतना ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल, घोल में डूबे घोल जो आप यहाँ पे द्रव लिक्विड ले रहे हैं इसको घोल के नाम से जानते हैं। जो पिछली वीडियो है ना बेटा उसको कर लीजिए, आप देख लीजिए, इसलिए तो हम समझा रहे हैं। उसको पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से बताएं। तो लिखिएगा, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स दैट कि अगर कोई चीज़ को अगर हम मान लीजिए कि अगर आंतरिक प्रतिरोध आर से दिखा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे कर लीजिए आर से दिखाते हैं, और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल को हम कह देते हैं कैपिटल ए, इन दोनों क्षेत्रफल को ए से दिखा देते हैं। तो कहता है कि इनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे
कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में ए। अगर ये क्षेत्रफल है ना बच्चा, देखो और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर, मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ से यहाँ तक धारा तय गतिमान है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, कह सकते हैं कि हिसाब से, तो ये प्रतिरोध का काम कर रहा है, मतलब अवरोध उत्पन्न हो रहा है यहाँ से यहाँ तक इसके घोल के अंतर्गत। कहता है कि अगर क्षेत्रफल अगर हम घटाते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ से इतना दिख रहे हो डिस्टेंस, अगर दोनों रॉड का, दोनों छड़ों का अगर हम क्षेत्रफल घटा देते हैं, मीन्स दैट इसको हम घटा रहे हैं, तो ये बताइए कि जो दूरियाँ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगा तो कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। दोनों बात क्लियर, बोलिए। तीसरी चीज़, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, उसके बाद आपको बैटरी दिखाते हैं, बैटरी दिखाने के बाद तत्पश्चात आपको बताएंगे कि क्या क्या सिचुएशन होता है, कैसे उसकी कैपेसिटी डाउन होती चली जाती है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा नीचे, थर्ड पॉइंट लिखिए, विद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर, विद्युत अपघट्य के सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है, सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है, बढ़ने पर बढ़ता है। बात क्लियर? तो कह रहा है कि अगर सांद्रता को बढ़ाएंगे, सांद्रता मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि अगर इसकी जो आपने घोल मिलाया है, उस घोल को अगर आप गाढ़ा करते चले जाते हैं, मतलब कि इसको आप कांस्टेंट करते जाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं, तो कहता है कि इसका जो प्रतिरोध होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध है, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आर, वो घोल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर घोल का मान बढ़ाएंगे, घोल को और ज़्यादा करते चलेंगे, घोल की सांद्रता कह लीजिए, सांद्रता दो प्रकार की, कॉन्सेंट्रेशन, टू टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है, डाइल्यूट। एक पतला होता है, क्या होता है, गाढ़ा। तो कहता है कि अगर घोल को सांद्र की तरफ लेके जाएंगे, मतलब इसको गाढ़ा करते चले जाइएगा, तो इसका मतलब हम बढ़ा रहे हैं इसका मान, तो इसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इस घोल के मान को तनु करते चला जाएगा, मतलब कि अगर पतला करते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। वहाँ पे जो प्रतिरोध अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, धारा बहुत साफ तरीके से बहने लगेगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो, किसी बैटरी को लाते हैं, बड़ी बैटरी आप लाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत देखते हैं कि फर्स्ट क्लास का सब कुछ, कोई खराबी नहीं है। आज जब कुछ दिन चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि बैटरी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप जाएंगे दुकानदार के पास, तो कहेगा खुटिया जल गई है, भैया इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग ये करना पड़ेगा, जमावट हो गया है किसी चीज़ का। तो किसका जमावट होगा, जो आप केमिकल खरीद के ला के 50 रुपये का ऑयल उसमें डालते हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बैठती है ना, वो कहाँ नष्ट होगी, कुछ उबाल मारेगा, कुछ उष्मा तो निकल के कहाँ जाएगी बाहर, कहीं निकलेगी, उसको तो आयनों में ही टूटना है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप खुले में छोड़े हैं, उसको उबाल मारेंगे तो उष्मा के रूप में बाहर निकलता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, आयनों के रूप में बटना है, और जो उसकी बाकी मात्रा वो नीचे इस बैटरी के अंदर बैठती जाती है। वो उसका जो घोल होता है वो गाढ़ापन होने लगता है। दोबारा आप जाते हैं 1 महीने के बाद, फिर एक बैटरी की पानी लाते हैं, फिर डालते हैं, आप लगभग कम से कम 3-4 साल ये कार्य करते हैं। बैटरी में अचानक रुकावट आने लगती है, जो बैटरी का बैकअप होता है, जो आप कहते हैं चलने का जो औसत मान होता है, करना है लगभग उसको चलना है, एक बार चार्ज करने में 24 घंटा। अगर 2 पंखे को 24 घंटा चला रहा है, वो कहाँ चला रहा है, 8 ही घंटा चला रहा है, 4 घंटा कर दिया, पता चलता है आपके इन्वर्टर सीटी मारने लगा। तो किसके कारण होता है, इन चीज़ों के कारण होता है। जब बैटरी के अंदर ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, तो ये अपने आप उस बैटरी का बैकअप क्या होने लगता है, लो होने लगता है, बैकअप ही नहीं दे पाएगा वो। तो आप ले जाते हैं दुकानदार के पास, तो क्या कहेंगे, खुटिये बदल देगा। ये खुटी बदलेगा तो पता चले 1 महीने बाद खुटिया जल गया, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत हाई हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया, वो केमिकल अच्छा नहीं है। फिर पता चलेगा कि तुरंत ग्रेफाइट का छड़ मिला रहे हैं, उस केमिकल से रिएक्ट जल्दी नहीं करता है, बहुत
कम मात्रा में करेगा, बहुत ही 0.00 कह लीजिए, लेकिन वो जो ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो तुरंत इफेक्ट उसके ऊपर डालेगा। पता चला कि जो 3 साल 4 साल चलना था वो एक ही महीना में क्या हो गया, ख़त्म। तो आप क्या करते हैं कि घबरा के बैटरी को ही बदल देते हैं। लेकिन वो निम्न बात धीरे धीरे ये सब चीज़ होते नहीं लगती है। मतलब कि कभी भी नई बैटरी लाते हैं और समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता है आंतरिक प्रतिरोध का मान एक हिसाब से क्या होने लगता है, बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आया कुछ? ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ समझ में आया ये टॉपिक? क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य जो आप पदार्थ इसमें आप जो कह सकते हैं द्रव मिला रहे हैं, आप जो आप घोल मिला रहे हैं, ये अगर अच्छे धातु का घोल है, जैसे कि NaCl हो गया, Na+Cl- में आसानी पूर्वक टूट जाता है, तो अगर अच्छा पदार्थ है वो अपघटन करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी मात्रा में रखती है। और दूसरा चीज़ बोल रहा है क्या कि इनके छड़ के मतलब अगर अच्छा धातु का छड़ मिलाया है आपने, दोनों चीज़ पे डिपेंड है कि अगर आप अच्छा लिक्विड मिला रहे हैं इसमें और अच्छा धातु का छड़ डाल रहे हैं तो इसमें जो धारा आई होगा वो बहुत अच्छे तरीके से प्रवाहित होगा, मतलब अवरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अन्यथा अगर आप अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं, इसमें आप कोई अच्छा छड़ नहीं मिला रहे हैं, दुकानदार होता है जान पहचान का है, बढ़िया छड़ डाल सकता है, या फिर बैटरी अच्छी आपके लिए दे रहा है, सेकेंडरी हैंड बैटरी आप ले लिए तो पता चलेगा अंदर में कुछ समन्वय बदल दिया है, सब कुछ खराब मिला दिया है, तो पता चला कि जो बैटरी चलनी थी 2 साल उस साल भर में क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये सब समस्याएं कह रहा कि अच्छा अगर प्रोडक्ट का धातु मतलब कि धातु का अगर अच्छा धातु का है और जो आपने घोल मिलाया है वो भी एक अच्छा उपकरण मतलब कि अच्छा द्रव आपने मिलाया है, वो विद्युत मतलब कि आसानी पूर्वक वो आयनों में बट रहा है, टूट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अन्यथा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, अगर अच्छा नहीं है तो। क्लियर हो गई बातें? नेक्स्ट पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता, बल्कि सेल को उपयोग में लाते रहने पर सेल को उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कुछ समझ में आया? वही तो बोला हूँ कि अगर आप कोई नया बैटरी हायर करते हैं और जब आप उसको जैसे ही यूज करने लगते हैं तो बैटरी का पानी आप उसमें डालिएगा, और बैटरी का पानी जैसे ही अब धीरे धीरे वो उबलेगा, आयनों में टूटेगा, फिर सेकेंड टाइम आप कोई बैटरी का पानी डालिएगा, फिर तीसरी बार केमिकल डालिएगा, तो धीरे धीरे आप उसको यूज करते जा रहे हैं। और ऐसा करने से उनके छड़ों के क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी, उनके घोल पर तमाम प्रकार का इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आंतरिक प्रतिरोध का मान दिन प्रतिदिन क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बात क्लियर हो गई? यही था आंतरिक प्रतिरोध का मान। अगर आपका कोई पूछता है कि निम्न बातों पर मतलब किन किन बातों पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर है तो आप बता सकते हैं। हाँ, आंतरिक प्रतिरोध किसी भी उपकरण के अंदर सेल से अगर जुड़ा हुआ है कोई, मान लीजिए चालक, उसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा वो हम ज्ञात करेंगे जब सेकेंड टॉपिक अभी हम पढ़ाएंगे, किसमें, रिलेशन बिटवीन EMF टर्मिनल विभवांतर V एंड क्या, आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है ना? इनका जब अभी हम उसमें रिलेशन बता रहे हैं आपको तो उसमें आपको समझ में आएगा। रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू आपका जो भी फार्मूला आएगा V इक्वल टू E बराबर V प्लस IR, यही रिलेशन निकल के आएगा। वैद्युत वाहक बल है, EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लुक हियर, और
भी क्या है, टर्मिनल विभवांतर, और उस परिपथ में बहने वाली धारा I, और R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। यही आपका फार्मूला निकल के आएगा। इसको याद कर लीजिएगा, पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में और आपके लिए आसान भी है, बहुत इजी वे में इसको देखा जाएगा। 2-3 जगह 2-3 फार्मूला आप रेडी कर लीजिएगा, बाकी आपका सही हो जाएगा। क्या आ गया भाई, यहाँ पे नीचे चलिए हेडिंग डालिए, जो भी मैंने बोला। लिखिएगा सेल के टर्मिनल विभवांतर, हेडिंग डालिए सेल के टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर कॉमा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है बच्चा, अब बताइए कि टर्मिनल विभवांतर को किससे दिखाते हैं, भी से, विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं, ई से, और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। बात क्लियर इतनी। अब इसी में रिलेशन बिटवीन करना है। इसमें 2-3 चीज़ आप याद रख लीजिएगा, जैसे 1-2 फार्मूला टाइम टू टाइम बताएंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि एक ग्राफ बनाइए। ग्राफ मैंने आपको बताया था कि जब उपकरण एक सेल के द्वारा बनाया जाता है, एक नॉर्मल बनाया जाएगा। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे आप, ये आपका सेल हो गया, ये तो ठीक है ना, प्लस और माइनस, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर। और मैंने बताया था कि इसको क्या करता है, ग्राफ में आपकी बुक वगैरह में ऐसे करके इसको देगा, है ना। ये दिखाता है कि सेल के क्या है, अंदरूनी भाग में है, अंदर है ये। और उसके बाद कुंजी के लगा लेगा, उसके बाद यहाँ पे उपकरण लगाएगा जिसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जिसको वायु प्रतिरोध आप कहते हैं। और जैसे वायु प्रतिरोध होगा, इनके दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर क्या उत्पन्न हो जाता है, भी। क्लियर है ना। उसके बाद ये उपकरण आपका क्लियर हो गया। जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे, धारा I का प्रवाह चालू होता है। ये है पूरा परिपथ। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ से सेल से विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, भेजा जा रहा है बैटरी के सिरों से। अब शुष्क सेल होगा बच्चा, तो एक 1.6 वोल्ट या तो 6 वोल्ट, या फिर अगर बड़ी सी बैटरी है तो आप अपने हिसाब से उसका उपकरण में जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आप भेजेंगे। अब बात आती है कि इसमें संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो आप देखिए कि जो विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल ई जो है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF, वो 2 जगह बट रहा है, एक वाहक के लिए और किसके लिए, आंतरिक के लिए बट रहा है कि नहीं। एक बार आप इसी ऊर्जा को, इसी क्षमता को आप 2 जगह खर्च कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे वाहक के लिए खर्च करें जो परिपथ के बाहर दिखाई दे रहा है, एक बार अंदर भी तो खर्च होगा। अगर धारा वहाँ भैया रुक रही है तो एक बात ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो क्या यहाँ पे विभवांतर, आंतरिक विभवांतर होगा कि नहीं, बी डैश सॉरी, हाँ आंतरिक विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। जहाँ धारा ठहरती है या जहाँ धारा जितनी मात्रा में चलेगी, आप जानते हैं ओम के नियम के अनुसार भी अनुक्रमानुपात क्या होता है, आई। ओम ने ये बताया था। क्लियर है बात। और जहाँ ये चीज़ होती है वहाँ पे 100% है कि एक अवरोध उत्पन्न होगा R। क्लियर है इतनी बात। कौन कहता है कि साइंस नहीं समझ में आता है। अगर आप साइंस बढ़िया से पढ़िएगा तो एकदम बिल्कुल 100% आपको चीज़ मिलेगी। लेकिन आप 2-3 चीज़ तो हमेशा कहा जाता है, अगर ये चीज़ बहुत कम लोगों के पास आते, कहने के लिए तो सबसे कहा जाता है, कहने के लिए जैसे जंगल में राजा एक ही होता है, अधिकतर कहा जाता है शेर। बोलिए, नॉर्मल एक राजा मनुष्यों में भी होता था पहले, आज के भी डेट में है, चले जाइए दुबई वगैरह। अच्छा, राजा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो राजा एक इंसान है, चालाक है दिमाग से, नहीं, चालाकी नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न है और उसके पास इतनी जिक्र है
कि वो किसी शेर को मारने की क्षमता रखता है, उसके पास वो कला है, सब नहीं मार पाएंगे। तो वो राजा हो गया। फिर पहले राजा शेर का ही शिकार करते थे, वो दिखाता था कि देखो मैं शेर तक मार सकता हूँ, जानवरों का सबसे बड़ा जानवर, जानवरों को, राजा को मैं मार के अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। यही 3 चीज़ें बच्चों को भी सिखाई जाती है कि पैशन, ऑनेस्टी और क्या चीज़, रेगुलरिटी। अगर 3 चीज़ आपके पास ज़िंदगी में है, और समय का पाबंद बनिए। समय अगर आपके पास है, देखो भैया, समय के अगर तुम पाबंदी हो, समय तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम समय के अनुसार चलना सीख गए, तो फिर समझ लो कि ज़िंदगी में कोई हरा ही नहीं सकता है। आजकल के बच्चों के डिपेंड यही है कि भैया देखने को दिख रहा है कि समय के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं, टाइम उनका बिल्कुल क्या है, माइनस में जाता है। आप ही देख लीजिए, हकीकत नहीं है। अगर टेंशलाइज हो जाइए अपनी ज़िंदगी में कि नहीं मुझे सच में कुछ अपनी ज़िंदगी में कर जाना है, तब तो आप ओके हो जाइएगा। आप अपने आप आपकी निद्रा खुल जाएगी, ना आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अब कह रहे हैं ना, तो मन में यार कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। करके देखिए, मेरा तो हो जाता है। मुझे अगर पता है कि 5:20 पे क्लास लेनी है, मेरी 4 बजे नींद खुल जाती है, क्योंकि मुझे और सारे काम हैं। 4:30 बजे, तो 4 बजे खुलते हैं, तो 10-15 मिनट इधर उधर करने में निकल जाते हैं। लेकिन टाइम शेड्यूल होइए आप। जब हम लोग अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो अगर 2 बजे की क्लास है, 2 बजे से चलती थी इंटर की क्लास, तो हम लोग क्या करते, 1 बजे निकल जाते थे। ज़्यादा दूर नहीं था, आप देख रहे हैं ना। 1 बजे पहुंचने का मतलब ये है कि भीड़ इतनी थी गुरुजी के पास कि हम लोग को बैठने के लिए अगर जगह चाहिए तो बच्चे पहले, हम लोग से पहले भी आते थे। लोग 12:30 बजे घर से निकल जा रहे थे, ये सिचुएशन थी। तो पढ़ने का इच्छुक था, क्योंकि पीछे बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आगे बैठना है। और बच्चे सक्सेस हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे हमारे नज़र में जितने हैं सबके सब सक्सेस हैं। कुछ ने पॉइंट दिया, आप भी यही करिए। अगर रेगुलर हो जाए, देखिए साइंस समझ में आता है। समझ में नहीं आ रहा है आज का टॉपिक, टोटली समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ होता है। अब करके देखिए। अब इसमें अगर संबंध की बात करेगा, तो संबंध याद रखिएगा कि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होगा। जो ये वैद्युत वाहक बल सेले से जोड़े हैं ना, दोनों चीज़ को जैसे आप जोड़ रहे हैं, तो तुरंत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। एक बार यहाँ धारा का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, एक बार अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो ये मतलब कि जो वैद्युत वाहक बल ई है, वो 2 जगह खर्च हो रहा है। तो इसको 2 जगह में बांट दीजिए, तो इस चीज़ को लिख के दिखाया जाएगा। जैसे कि लिखा जाएगा सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि ई, इसमें एक बार दिखा भी दिया जाए कि ई जो है यहाँ पे वो क्या है, वैद्युत वाहक बल है। और इसमें भी क्या है, टर्मिनल विभवांतर है ना, टर्मिनल विभवांतर है। और यहाँ पे जो आर है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर हो गई बात। अब कहा जाएगा कि, और इसमें एक भी डैश भी उत्पन्न हो रहा है, आंतरिक टर्मिनल विभवांतर या आंतरिक विभवांतर के नाम से जान सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक विभवांतर है। अब बात आती है भैया कि इसको थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्व किया जाए। यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है ना। चलिए इसको देखिए, लिखेंगे इस लाइन को कि वैद्युत या सेल द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा। तो फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेल द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा बराबर 2 जगह बट रहा है। ये कहाँ पे, तो जब 2 जगह बटेगा, मान लीजिए कि 4 मैंने लिखा है, तो 4 किसके बराबर है, 2 + 2 के बराबर है कि नहीं, 2 + 2 के बराबर, या फिर 1 + 3 के बराबर, या 3 + 1 के बराबर, या 2 × 2 के बराबर। तो यहाँ पे मुझे ऐड करके दिखाना है कि 2 जगह अगर ये ऊर्जा व्यय हो रही है तो कहाँ हो रही है। तो एक बार देख रहे हैं कि वाह्य के लिए, जो वाह्य प्रतिरोध है उसके लिए खर्च कर रहे हैं, एक बार आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो इस चीज़ को लिखा जाएगा कि सेल के बाहर आवेश की, लिखा जाएगा इसको, सेल के बाहर आवेश को सेल के बाहर आवेश को ठीक है, आवेश को एक से दूसरे सिरे तक ले जाने में
व्यय ऊर्जा या खर्च ऊर्जा लिख सकते हैं आप, व्यय ऊर्जा। देखिए एक बार एकांतर, अभी आप डिफिनेशन पढ़े हैं ना कि हम क्या करते हैं कि एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं, और जो यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो कह रहा है कि एक बार इसके लिए हम खर्च कर रहे हैं, प्लस सेल के आंतरिक आवेश को एक से दूसरे सिरे तक ले जाने में क्या बचा, व्यय ऊर्जा। बोलो, दो टॉपिक क्लियर। तो यहाँ से इस ऊर्जा को हम किससे दिखाएंगे, W से, और यहाँ W जो है वो पूरी मात्रा में है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेल के बाहर, मतलब हम यहाँ भी ऊर्जा खर्च हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Y। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, प्लस इस ऊर्जा को भी W से, किसके लिए, आंतरिक के लिए। क्लियर होगी बात, इतना आंतरिक के लिए। चूंकि आप फार्मूला एक जानते हो, देखो एक शॉर्ट फार्मूला एकदम डायरेक्टली बता रहे हैं, उसको भी हम प्रूव करके देते हैं। एक बात बताओ, चूंकि जानते हो कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है कि नहीं होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, प्रूव कर सकते हो इसको, कहाँ से, चूंकि लाइट गई, आ रहा है, चलिए एक्चुअल आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है W बटा में, तो ये बताइए कि W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q, और Q बराबर क्या होता है IT, तो W बराबर क्या हो जाए, V इंटू I इंटू T। ये वाला फार्मूला सबके लिए रख दिया जाए। अब बताइए कि W बराबर यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो कुल के लिए यहाँ पे V की जगह पे क्या हो जाएगा, V की जगह पे क्या होगा, E हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत बल से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, कुल को किसे दिखा रहे हैं, वैद्युत बल को ही डिनोट किया जा रहा है, तो कह सकते हैं E। ठीक है, मीन्स E इंटू I इंटू T। V की जगह पे क्या रखा जाएगा, E है कि न डिवाइड कर जाता, E इंटू I इंटू क्या हो जाएगा, T। W की जगह पे हम इतना रख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये बताइए कि Y के लिए क्या रखेंगे, अब नॉर्मल रख लिया जाए, V इंटू I इंटू T प्लस V इंटू I इंटू T, दोनों के लिए तो यही खर्च हो रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि V इंटू I इंटू T तो ठीक है Y प्रतिरोध के लिए, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे बदल दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R, तो इस प्रतिरोध के लिए तो ठीक लग रहा है, Y प्रतिरोध में Y प्रतिरोध का क्या दिया है, कैपिटल R दिया है, लेकिन इस प्रतिरोध के लिए क्या दिया है, स्मॉल r, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू स्मॉल r। इसको समीकरण नंबर किस में रख दिया जाए, एक में रख दें इसके जगह पे, क्योंकि इसका तो ठीक है, इसके लिए प्रतिरोध कैपिटल R है, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। तो यहाँ से लिख लीजिए E इंटू I इंटू T बराबर VIT, ठीक है इतना, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, V की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, स्मॉल I इंटू R। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए कि यहाँ पे इसको चेंज कर दिया जाएगा, और क्यों किया जाएगा तो फिर मैं अभी बताया कि यहाँ पे इसका प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसको हम चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा IR इंटू I इंटू T, तो E इंटू I इंटू T बराबर V इंटू I इंटू T, और I इंटू I क्या हो जाएगा, प्लस I स्क्वायर हो जाएगा, इंटू स्मॉल r इंटू क्या हो जाएगा, T। दोनों में क्या कॉमन क्या है बताओ तो, E इंटू I इंटू T बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन IT कॉमन होगा, बराबर V अंदर क्या बच जाएगा, V प्लस I इंटू R होगा बच्चा, बोलो IT से IT क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E बराबर क्या आ जाएगा, V प्लस I इंटू R। यही है इसमें क्या चीज़, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसको तैयार कर लीजिए बढ़िया से, कल इस पे कई सारा, जैसे किस में अगर पूछ देता है कि इसके अंदर विभव का मान कितना होगा,
टर्मिनल विभवांतर का मान क्या होगा परिपथ में जब आपस में ये संबंध रखते हैं। दूसरी चीज़, कल इसको पूरा डिटेल करवाएंगे। दूसरी चीज़ बोलता है कि आई का मान कितना होगा, धारा अगर मान पूछ देता है तो कैसे किस फार्मूले पे निकालेंगे, स्मॉल आर का मान पूछ देता है तो किस फार्मूले पे निकालेंगे, तो अलग अलग कल वाली क्लास में। ठीक है, कर लीजिए इसको।